यूनिट्स के नाम लिख लेंगे। फिजिक्स के वी हैव 6 यूनिट्स। फिजिक्स के वी हैव 6 यूनिट्स। सबसे जो पहला यूनिट है यूनिट 1। यूनिट 1 को हम कहते हैं फोर्स मोशन। यूनिट 1 इज फोर्स मोशन एंड एनर्जी। अच्छा, 22 के बाद आईजीसीएसई और जीसीएसई हैव सेम सिलेबस। 22 से पहले इट वाज डिफरेंट सिलेबस, 22 के बाद कंटेंट्स आर सेम। सो ये बात ऊपर लिख लो साइड पे। आफ्टर नवंबर 22, आफ्टर नवंबर 22, IGCSE and GCSE have same syllabus contents। पहले सेम नहीं थे। सो नवंबर 22 के बाद सिलेबस के जो कंटेंट्स हैं फॉर IGCSE एंड GCSE दे आर नॉट सेम। 22 से पहले हम सेम क्लास नहीं ले सकते थे, अब ले सकते हैं। अच्छा, अब फोर्स मोशन एनर्जी इज द फर्स्ट टॉपिक। इसके चैप्टर्स कौन कौन से होंगे? इसमें पहला चैप्टर होगा मेजरमेंट। इसमें पहला चैप्टर होगा मेजरमेंट। इसमें दूसरा जो चैप्टर होगा वो होगा मैस वेट। मैस वेट एंड डेंसिटी। इसमें जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा मोशन, और उसको कैनेमैटिक्स भी कहते हैं। कुछ बुक्स के अंदर या सिलेबस के अंदर भी कैनेमैटिक्स लिखा हुआ हो सकता है। तो मोशन या फिर कैनेमैटिक्स। सो इफ यू से मोशन और यू से कैनेमैटिक्स, इट इज द सेम चैप्टर। समझ आ गई? ये हम कर रहे हैं फोर्स मोशन और एनर्जी के कंटेंट्स, यूनिट 1। मेजरमेंट, मास वेट डेंसिटी, मोशन और कैनेमैटिक्स। उसके बाद होगा फोर्सेस। रामीन बेटा, वो मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। रामीन, वो मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। वो क्लास वो भी हम कंटिन्यू करेंगे। ओ लेवल की हम 2 क्लासें चलाएंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। एक क्लास होगी जिसमें हम शुरू से पढ़ेंगे और स्लो पढ़ेंगे। एक क्लास होगी जिसमें जिन बच्चों की ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है एंड दे वांट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, वो उनके लिए होगी, उसमें तेज पढ़ेंगे। अच्छा, मेजरमेंट, मास वेट एंड डेंसिटी, मोशन और कैनेमैटिक्स। उसके बाद होगा फोर्सेस। फोर्सेस के बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं। फोर्सेस का पहला टॉपिक होता है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। पहला टॉपिक क्या होता है? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। फोर्सेस बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके फिर सब टॉपिक्स होते हैं। अच्छा, तो फोर्स मोशन एनर्जी का पहला टॉपिक क्या था? मेजरमेंट। दूसरा क्या था? मास वेट एंड डेंसिटी। तीसरा क्या था? मोशन और कैनेमैटिक्स। चौथा क्या हो गया? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। सॉरी, चौथा क्या हो गया? फोर्सेस। अब फोर्सेस के सब टॉपिक्स। फोर्सेस में पहला टॉपिक होगा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। दूसरा टॉपिक होगा मोमेंट एंड इक्विलिब्रियम। दूसरा टॉपिक क्या होगा? मोमेंट एंड इक्विलिब्रियम। फोर्सेस में थर्ड टॉपिक होगा फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस एंड विस्कस ड्रैग, बेसिकली ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग इन एयर। ये थर्ड टॉपिक होगा। उसके बाद इसका जो फोर्थ टॉपिक होगा वो होगा डिफॉर्मेशन। फोर्थ टॉपिक क्या होगा इसका? डिफॉर्मेशन। इसका फिफ्थ टॉपिक होगा मोशन इन सर्कल। सो दीज आर द टॉपिक्स फॉर फोर्सेस। लिख दिए? अच्छा, फोर्सेस के बाद जो फिफ्थ टॉपिक होगा फोर्स मोशन एनर्जी में, वो होगा मोमेंटम। अच्छा, ये हम यूनिट कौन सा लिख रहे हैं? फोर्स मोशन एनर्जी। ये सारे चैप्टर उस यूनिट के हैं। पहला चैप्टर मेजरमेंट, मास वेट डेंसिटी, मोशन और कैनेमैटिक्स, फोर्सेस। नंबर 5 पे हो गया मोमेंटम। नंबर 6 पे ओके सर। हो जाएगा प्रेशर। और नंबर 7 पे हो जाएगा, आप लोग बताएं क्या होगा?
वर्क एनर्जी एंड पावर, उस पावर। ये यूनिट हो जाएगा खत्म। अच्छा, वर्क एनर्जी एंड पावर को कुछ बुक्स या सिलेबस के अंदर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी लिखते हैं या एनर्जी सोर्सेज भी लिखते हैं। इसको ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या एनर्जी सोर्सेज भी लिखते हैं, वर्क एनर्जी पावर को। अच्छा, ये हमारा हो गया किसका कंटेंट, फोर्स मोशन एंड एनर्जी का, यूनिट वन। ये सबसे लेंथी यूनिट है, ये सबसे लेंथी यूनिट है। उसके बाद लिखें यूनिट टू। यूनिट टू होगा आपका थर्मल फिजिक्स। और थर्मल फिजिक्स में पहले होते थे 4 चैप्टर, अब होते हैं 3 चैप्टर। नवंबर 2022 से पहले यू हैव 4 चैप्टर्स, नाउ यू हैव 3 चैप्टर्स। कौन सा चैप्टर रिमूव हो गया बेटा? थर्मल फिजिक्स में से एक चैप्टर नवंबर 22 में रिमूव हो गया। द नेम ऑफ द चैप्टर इज थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर्स का चैप्टर नवंबर 22 में रिमूव कर दिया। अच्छा, थर्मल फिजिक्स के 3 चैप्टर्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। थर्मल फिजिक्स में जो पहला टॉपिक है वो है कैनेटिक पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर। कौन सा टॉपिक है? कैनेटिक पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि गैसेस का, लिक्विड्स का और सॉलिड्स का बिहेवियर क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उनके डिफरेंसेस क्या हैं। तो हमारा टॉपिक क्या होगा? कैनेटिक पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर। ये होगा फर्स्ट टॉपिक। उसके बाद इसका सेकंड टॉपिक होता है ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। सेकंड टॉपिक क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ हीट बेस्ड ऑन कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। ये होगा सेकंड टॉपिक। और इसका थर्ड टॉपिक होता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो थर्मल के हमारे पास हैं 3 चैप्टर्स, कौन कौन से? कैनेटिक पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर, ट्रांसफर ऑफ हीट, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और नवंबर 22 में रिमूव क्या कर दिया वो लिख लो। यूनिट 2 थर्मल में से कुछ चीजें रिमूव हुई हैं। देखें, आफ्टर नवंबर 22, इसका मतलब है नवंबर 22 से पुराने पेपर्स में इसके क्वेश्चन होंगे। समझिए ये बात। नवंबर 22 से पुराने पेपर्स में यूल फाइंड क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक। आफ्टर नवंबर 22 थर्मोमीटर्स ये ऐड है। रिमूव हुए। जी जी, थर्मोमीटर्स हैज बीन रिमूव्ड। तो थर्मोमीटर रिमूव हुआ है कब? नवंबर 22 में। इसका मतलब है नवंबर, क्या चीज? बेसिक नॉलेज आनी चाहिए यार। बेसिक नॉलेज भी नहीं चाहिए। थर्मोमीटर का डिजाइन अब सिलेबस में है। थर्मोमीटर वाले क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, साथ एक चीज लिख लो। अली भाई, मुझे खतरा सेंस हुआ है, तो आपको मैं को होस्ट बना रहा हूँ, आप जरा एक्टिव हो जाएं। बच्चों एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा ना खतरा फील हुआ है। कोई गालियों का एक जो है ना आने लगा है तूफान। तो इससे बेहतर है कि मैं जो है ना, अच्छा मैं जरा अपना ये डिवाइस कनेक्ट कर लूँ ताकि कोई अगर आउटसाइडर हो तो उसको रिमूव कर सकें। अली भाई एक्टिव हो जाएं। बच्चों 1 सेकंड सिर्फ, मैं अपनी इज्जत बचा लूं फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। चलें जी, अब हम अपना माइक शायद खोल सकते हैं, रुको जरा। अली भाई एक्टिव रहना है। मुझे गालियां पड़ गई, मैं आपकी पे में से पैसे काटूंगा। अच्छा बच्चों, नवंबर 22 में क्या रिमूव हो गया बच्चों? नवंबर 22 में क्या हो गया रिमूव? थर्मामीटर। अच्छा, थर्मामीटर का क्या आ सकता है, लिख लो।
लिखो कि however however concepts however concepts of thermometers however concepts of thermometers are still सर हम एमसीक्यूज की भी कुछ करेंगे कि अभी ये बेटा टॉपिक्स ही लास्ट में करें? करेंगे बेटा, सारा कुछ करेंगे। अच्छा, however concepts of thermometers are still in syllabus for ATP। समझ आ गई बात? एटीपी वाले क्वेश्चन थर्मोमीटर के हैं सिलेबस में। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई हो। कौन सी? एमसीक्यूज और थ्योरी के थर्मोमीटर के क्वेश्चन नहीं करने, लेकिन जो एटीपी के क्वेश्चन है वो करने। क्लियर? अच्छा, तो ये हो गया थर्मल का सिलेबस। अब लिखो यूनिट नंबर 3। हमारा यूनिट 3 है जी वेव्स, और उसके चैप्टर्स के नाम आप लिख लें फटाफट, टाइम वेस्ट किए बगैर। पहला चैप्टर तो होगा वेव्स ही, जनरल वेव प्रॉपर्टीज या फिर वेव्स। दूसरा चैप्टर इसमें होगा साउंड। वेव्स के फौरन बाद हमें साउंड करना चाहिए। साउंड के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और लाइट आई थिंक आखिर में करना चाहिए बिकॉज ज्यादा लेंथी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और आखिर में फिर लाइट। ये हमारा हो गया यूनिट 3। यूनिट 4 हमारा होगा जो आप O3 के बिल्कुल शुरू में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म थोड़ा सा कंप्रोमाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ यूर पाक स्टडीज उर्दू इस्लामियात के एग्जाम। अगर आप स्कूल के बच्चे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म सब बच्चों का इफेक्ट होता है, और उसकी वजह यही होती है कि आपके एग्जाम चल रहे होते हैं और स्कूल में ये टॉपिक हो रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म तकरीबन सब बच्चों का वीक होता है। ऐसे ही है ना? जी। स्कूल के एग्जाम चल रहे होते हैं, उसी वक्त ये पढ़ा जा रहा होता है। अच्छा, यूनिट 5 है हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी। ये हमारा हो गया यूनिट 5। और यूनिट 6 हो गया स्पेस फिजिक्स। इस क्लास में हम सिलेबस के सीक्वेंस में पढ़ेंगे, सीक्वेंस को चेंज नहीं करेंगे, सारी चीजें सीक्वेंस में कवर करेंगे। लिख दिया सब कुछ? अच्छा, अब लिखें चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट। चैप्टर नंबर 1 और मेजरमेंट। इसमें जो पहला काम आपने करना है वो तो है, लिखे नंबर 1, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स। मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स आपको लाजमी आने चाहिए। मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स। मल्टीपल्स होते हैं बड़े वाले यूनिट्स और सब मल्टीपल्स होते हैं छोटे वाले यूनिट्स। तो इसकी बस हमने लिस्ट ही बनानी है। सबसे पहले लिखें सब मल्टीपल। सबसे पहले क्या लिखना है? सब मल्टीपल, उस सब मल्टीपल का सिंबल और उस सब मल्टीपल की वैल्यू। सो सब मल्टीपल, सिंबल और वैल्यू। हमारे सिलेबस में ये स्टार्ट होगा डेसी से। डेसी विल बी स्मॉलर डी और 10 पावर -1 या फिर 1/10। इसको 10 पावर -1 भी लिख सकते हैं और 1/10 भी लिख सकते हैं। सो दिस वॉज डेसी। उसके बाद सेंटी। डेसी से छोटा क्या होगा? सेंटी। स्मॉलर सी, स्मॉलर सी, और 10 पावर -2, या फिर हम इसको 1/100 भी लिख सकते हैं। तो 10 पावर -2 भी चलेगा, 1/100 भी चलेगा। सेंटी के बाद हम आ गए मिली। अच्छा, इस सेशन में हम थोड़ा सा स्कीम चेंज करेंगे। जो टॉपिक हम करेंगे उसके पास पेपर्स फौरन बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने पहला टॉपिक खत्म किया, उसके पास पेपर फौरन ही करेंगे। मोशन खत्म किया, पास पेपर फौरन ही करेंगे। पास पेपर और टेस्ट साथ होंगे। अच्छा, मिली। मिली का लिखें स्मॉलर एम और 10 पावर-3, और ये होगा 1/, यानी कि 1000 पार्ट, 1/1000। आ गई समझ यहां तक?
मिली के बाद, अच्छा आपका सिलेबस बाउंड्री डिफाइन नहीं करता कि सब मल्टीपल आपको कहां तक आने चाहिए, जनरली आपको नैनो तक आने चाहिए। मिली लिख लिख लिया ना, मिली के बाद लिखें माइक्रो। माइक्रो का सिंबल उसको यू की तरह लिखते हैं, वैसे म्यू होता है, ग्रीक अल्फाबेट। इसको पढ़ते क्या है बेटा? म्यू, MEO, म्यू। सो म्यू होता है 10⁻⁻⁶, या फिर अब आपने वर्ड्स में लिखना है 1/मिलियन। मिलियंथ पार्ट को हम माइक्रो कहते हैं। मिलियंथ पार्ट को क्या कहते हैं? माइक्रो। अच्छा, माइक्रो के बाद अब हम चले जाएंगे, अच्छा अब एक चीज और भी लिखनी है। माइक्रो लेवल पे दुनिया में क्या चीज होती है? ब्रैकेट में लिखो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। अब वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट तो एक रेंज होती है ना, लेकिन उसकी रेंज माइक्रो में ही होती है। वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज इन माइक्रोमीटर्स। बात समझ आ गई? माइक्रो कितना छोटा होता है? विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो माइक्रो में होती है। उसके बाद लिखें नैनो। नैनो क्या होता है? कोई चीज जो नैनो होती है। लिखें साइज ऑफ एन एटम। एटम का साइज जनरली नैनोमीटर्स में होता है, या हम एस्टिमेटेड साइज लिख रहे हैं। तो नैनो में क्या होता है? साइज ऑफ एन एटम। नैनो को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉलर एन के साथ, 10⁻⁻⁹, या फिर 1/बिलियन, 1/बिलियंथ पार्ट। सो बिलियंथ पार्ट को हम क्या कहते हैं? नैनो। क्लियर यहां तक? अच्छा, उसके बाद अब क्योंकि सिलेबस बाउंड्री डिफाइन नहीं करता कि हमें कहां तक आने चाहिए, वैसे नैनो तक गुड इनफ है, लेकिन पीको, पीको को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉलर पी के साथ। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि पीको क्या होता है? एटम का साइज होता है नैनो, पीको होता है न्यूक्लियस का साइज। किसका साइज होता है? न्यूक्लियस। तो अब यूं समझ लें, एटम का साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से 1000 टाइम छोटा होता है, और जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के साइज से 1000 टाइम और छोटा होता है। तो पीको इज साइज ऑफ अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज जनरली होता है पिकोमीटर्स में, और पीको को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉलर पी के साथ 10⁻⁻12। पीको के बाद दो और होते हैं, अब इतने लिख लिए तो वो भी लिख लो। एक होता है फेम्टो, और एक होता है ऑटो। ऑटो बहुत अनकॉमन है, ऑटो आपके पेपर में कम से कम नहीं आने लगा। फेम्टो तक आ सकता है। फेम्टो इज F और 10⁻⁻15। ऑटो इज O और 10⁻⁻18। अच्छा, फेम्टो और ऑटो के लेवल पे होता क्या है? प्रोटॉन अगर फेम्टोमीटर पे आ जाए तो न्यूक्लियस बनता है, अगर प्रोटॉन का डिस्टेंस फेम्टोमीटर से ज्यादा हो तो न्यूक्लियस नहीं बनता। ऑटो पे क्या होता है? ऑटो पे हिग्स बोसॉन एक्टिव हो जाता है, ऑटो पे न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। सो न्यूक्लियर रिएक्शन विल टेक प्लेस इफ प्रोटॉन्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ ऑटोमीटर्स। फेम्टोमीटर किसका डिस्टेंस होता है? प्रोटॉन्स का डिस्टेंस, जहां पे न्यूक्लियस बनता है। ऑटोमीटर किसका डिस्टेंस होता है? जब न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होता है। अगर प्रोटॉन्स का डिस्टेंस और कम हो जाए, ऑटोमीटर पे आ जाए, तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर रिएक्शन। समझ आ गई बात? अच्छा, अब आगे चलते हैं। टेबल हो गया फिर। अब लिखो मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स, मल्टीपल्स बहुत कम है हमारे पास। मल्टीपल, उसका लिखो सिंबल, और राइट साइड पे लिखो उसकी वैल्यू। मल्टीपल, सिंबल और वैल्यू। ठीक। मल्टीपल में लिखो सबसे पहले, शुरू कर दो किलो के साथ। किलो छोटा के होता है या बड़ा के होता है बच्चों? किलो में छोटा के होता है, वैसे होना बड़ा चाहिए था, होना बड़ा चाहिए था, लेकिन होता छोटा है। इसका हम कुछ नहीं कर सकते। देखो ना, अगर मल्टीपल्स हैं तो के बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन होता छोटा है। अच्छा, ये है जी 1000, या फिर 10⁻1000, या 10⁻3। अच्छा, किलो के बाद आप लिख लें जल्दी जल्दी मेगा। मेगा मिलियन को कहते हैं, कैपिटल M। अब ये देखो ना, बाकी सारे कैपिटल हैं। तो 10⁻6 यानी कि मिलियन टाइम्स। गीगा इज बिलियन टाइम्स। गीगा इज बिलियन टाइम्स, कैपिटल G 10⁻9। गीगा के बाद हम चले जाएंगे टेरा,
बस टेरा पे जाके फिर रुक जाएंगे। टेरा इज कैपिटल टी एंड 10 पावर 12। मल्टीपल सिर्फ टेरा तक जाते हैं। डन हो गया, कॉपी हो गया यहां तक। अच्छा, अब लिखें नंबर 1, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ की मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। हमारे सिलेबस में जो चीजें हैं और जो चीजें नहीं हैं, सबसे पहली चीज जो हम यूज करते हैं वो है अ मीटर रूल। सबसे कॉमन चीज जो हम यूज करते हैं वो क्या है? अ मीटर रूल। उसके बाद हम यूज करते हैं अ मेजरिंग टेप। नंबर 1 पे क्या हो गया? मीटर रूल। नंबर 2 पे क्या हो गया? अ मेजरिंग टेप। नंबर 3 पे लिख लें डैश इज नॉट इन सिलेबस एनी मोर। लेकिन ये पहले सिलेबस में था तो इसके क्वेश्चन होंगे पास पेपर्स में। डैश इज नॉट इन सिलेबस एनी मोर, इसको रिमूव कर दिया। किसको रिमूव कर दिया? वर्नियर कैलिपर को। तो वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन अगर आ जाएं तो आप स्किप करेंगे। ठीक हो गया। वर्नियर कैलिपर अब सिलेबस में नहीं है, कैलिपर्स हैं सिलेबस में। अब वर्नियर कैलिपर और कैलिपर्स में क्या फर्क है ये आगे डिस्कस करेंगे। नंबर 4 लिखें। चौथे नंबर पे जो हम यूज करते हैं वो है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। एक पांचवी चीज भी है वो हमें लिखनी चाहिए। वो क्या है? मुझे बताएं, अगर आपने इस्लामाबाद का पेरीमीटर मेजर करना है तो इसमें से क्या यूज करेंगे? ओके, कोई भी इज मीटर रूल गुड इनफ फॉर पेरीमीटर ऑफ इस्लामाबाद? यस और नो? नो ना। मेजरिंग टेप, मेजरिंग टेप नो। देखिए इस्लामाबाद का पेरीमीटर, इनमें से बताएं कि इस्लामाबाद के पेरीमीटर के लिए क्या यूज करेंगे? नॉन ऑफ देम, इनमें से कोई भी यूज नहीं कर सकते। नंबर 5 पे वो यूज करना है जो हम इस्लामाबाद से कराची, अच्छा इस्लामाबाद से कराची डिस्टेंस चाहिए, क्या यूज करेंगे? तो वो नंबर 5 पे लिखेंगे। क्या होगा? लिखो नंबर 5 पे अ व्हील बैरो। विंडल भी क्या है? अ व्हील बैरो, यस, अ व्हील बैरो। बेटा व्हील बैरो होती है जिस पे ब्रेक्स वगैरह लेके जाते हैं, जहां पे कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं उस पे एक व्हील बैरो होता है जिसमें क्या करते हैं? ब्रेक्स वगैरह ले, आई थिंक देखा होगा आपने। तो इसकी साथ ड्राइंग भी बना दो कि किसकी बात कर रहे हैं। बहुत बड़े डिस्टेंसेस के लिए जनरली हम क्या यूज करते हैं? व्हील बैरो, जो कि इस तरह से दिखाई देती है। समझ आ गई बात? या फिर व्हील बैरो की जगह आप मेहरान भी यूज कर सकते हैं, या अगर आपने बड़ी गाड़ी यूज करनी है तो इट्स योर चॉइस, कोई गाड़ी भी यूज कर सकते हैं। सो अ व्हील बैरो और अ व्हीकल, तो हम गाड़ी के थ्रू भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। समझ आ गई बात? अगर बहुत बड़ा डिस्टेंस होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कोई व्हीकल यूज करेंगे। कॉमन एग्जांपल क्या हो सकती है? व्हील बैरो। डिपेंडिंग ऑन, अगर एक प्ले ग्राउंड होगा तो व्हील बैरो, अगर पूरा इस्लामाबाद होगा तो गाड़ी यूज कर लेंगे। ठीक, वहां पे फिर मेजरिंग टेप ये सब कुछ फेल हो जाएगा। डन। अच्छा, अब लिखे नंबर 1 अ मीटर रूल। नीचे पेड़ लगाएंगे। उसके नीचे सेंसर लगाएंगे। वो सेंसर, उस बेटा उसके नीचे लगाएंगे सेंसर। वो सेंसर काउंट करेगा उसके नंबर ऑफ रोटेशंस। ठीक है। अच्छा, अ मीटर रूल। मीटर रूल प्लास्टिक का भी हो सकता है, वुड का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, तीनों फॉर्म्स में इट्स अवेलेबल। इज जनरली मेड ऑफ, जनरली किस चीज का बना होता है? वुड। वुड का, वेरी गुड। प्लास्टिक। नहीं बेटा नहीं, यार तुम्हारे बैग वाले की बात नहीं हो रही जो लैब में होता है। जो आपके बैग में होता है वो प्लास्टिक का होता है, बट दैट इज नॉट अ मीटर रूल। मीटर रूल तो बहुत बड़ा होता है। ठीक, इज जनरली मेड ऑफ वुड, जनरली वुड का बना होता है। ठीक, उसके बाद अगर आपसे कभी कोई कहे कि लीस्ट काउंट का मतलब बताओ तो आप क्या कहेंगे? लीस्ट काउंट क्या होता है? पेपर में वर्ड यूज होगा लीस्ट काउंट। हाँ, लीस्ट काउंट का मतलब लिख दो। नहीं बेटा, लीस्ट काउंट होता क्या है पहले ये बताओ ना। द मिनिमम डिवीजन और द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन टेक। द स्मॉलेस्ट रीडिंग, सबसे छोटी रीडिंग। यार की हाँ जी, द स्मॉलेस्ट रीडिंग
that an instrument, सबसे छोटा डिवीजन, that an instrument can take is called its least count. अब मीटर रूल का लीस्ट काउंट बता दो। लिखो लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर रूल। सबसे छोटा डिवीजन क्या होता है मीटर रूल पे? लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर रूल इज 0.1 सेंटीमीटर। बेटा मीटर रूल का लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। डन या कोई कंफ्यूजन है? डन। अच्छा, लीस्ट काउंट के बाद लिखो रेंज। कोई मुझे बताएगा रेंज का क्या मतलब होता है? सबसे बड़ी रीडिंग। रेंज का मतलब होता है सबसे बड़ी रीडिंग, लेकिन सबसे छोटी और सबसे बड़ी दोनों बतानी होती हैं। रेंज होती है द डिफरेंस between the lowest and the highest. The difference between the lowest and the highest reading that an instrument can take. Instrument can take। हाँ जी, रेंज क्या होगी मीटर रूल की? लिखो रेंज ऑफ अ मीटर रूल। बेटा बताओ। नहीं बेटा, लिखो रेंज ऑफ अ मीटर रूल इज डैश मीटर्स। मीटर में लिखेंगे तो ये, और डैश सेंटीमीटर और डैश मिलीमीटर। एग्जामिनर मीटर में भी पूछ सकता है, सेंटीमीटर में भी पूछ सकता है और मिलीमीटर में भी पूछ सकता है। मीटर में तो 1 हो गया, इट्स 1 मीटर। मीटर रूल है ना 1 मीटर। सेंटीमीटर में 100 और मिलीमीटर में 1000। आगे समझ? 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर। ठीक। मीटर रूल को कहां पे यूज करना है, कहां पे नहीं करना, कहानी लिख दी। लीस्ट काउंट क्या हो गया? 0.1 सेंटीमीटर। रेंज क्या होगी? 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर। मीटर रूल को कहां पे यूज करना है, कहां पे यूज नहीं करना? तो लिखो वेयर शुड वी नॉट यूज अ मीटर रूल। तो पहले तो आप ये बताएं कि मीटर रूल को यूज कहां पे नहीं करना, फिर बताएंगे कहां पे करना है। ठीक। तो वेयर शुड वी नॉट यूज मीटर रूल। तो इसके आंसर में लिखो कि फॉर कर्व्ड सरफेसेस, अगर कोई कर्व्ड सरफेस है उस पे हम मीटर रूल यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? फॉर कर्व्ड लेंथ्स, ये तो रूल आउट हो गया ना अगर कर्व्ड लेंथ होगी। बेटा मीटर रूल को हम बेंड नहीं कर सकते ना, तो फॉर कर्व्ड लेंथ्स वी कैन नॉट यूज अ मीटर रूल। ऑल्टरनेट बताओ, ऑल्टरनेट मेजरिंग टेप। ठीक है। फॉर कर्व्ड लेंथ्स वी कैन नॉट यूज मीटर रूल। फॉर लेंथ्स, अच्छा 1 मीटर से बड़ी लेंथ के लिए हम मीटर रूल को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसे अगेन एंड अगेन यूज करना पड़ेगा। मतलब एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप, तो 1 स्टेप में यूज नहीं कर सकते। फॉर लेंथ्स, ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर वी कैन नॉट यूज इट इन 1 स्टेप। समझिए ये बात। अगर हम इसको यूज करेंगे तो अगेन एंड अगेन यूज करना पड़ेगा। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ 0.1 सेंटीमीटर या उससे छोटी हो तो मीटर रूल एडवाइजेबल है या नहीं है? नहीं है। तो लिखो कि नहीं है। इफ द लेंथ is less than or even equal to, if the length is less than or equal to 0.1 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिखो लीस्ट काउंट। 0.1 सेंटीमीटर क्या है उसका
लीस्ट काउंट है ना, फॉर द लेंथ, दैट इज लेस देन, if the length is less than or equal to 0.1 centimeter, then meter rule, meter rule should not be used. Then meter rule should not be used. तो 3 जगहों पे मीटर रूल यूज नहीं हो सकता, वो 3 जगह बता दो जल्दी जल्दी। कर्व लेंथ, ठीक है, लेंथ जो 100 सेंटीमीटर से बड़ी होगी, लेंथ जो 0.1 सेंटीमीटर से छोटी होगी। डन। उसके बाद अगर हम मीटर रूल यूज करते हैं तो कोई एरर्स भी तो होंगे ना, तो लिखो एरर्स विद अ मीटर रूल। मीटर रूल के साथ एरर्स क्या क्या हो सकते हैं? पॉसिबल एरर्स विद अ मीटर रूल, पॉसिबल एरर्स एंड improvements, possible errors and improvements with a meter rule। अच्छा, सबसे पहला एरर ये हो सकता है कि आपका मीटर रूल बेंट हो। फॉर एग्जांपल, वुड पड़े पड़े बेंट हो सकती है, तो ऐसा पॉसिबल है कि आपका मीटर रूल या तो श्रिंक कर जाए, डिफॉर्मेशन ऑफ मीटर रूल। मीटर रूल कैन एक्सपेंड, इट कैन श्रिंक और इट कैन बेंड। तो उसको क्या कहेंगे? चेंज ऑफ शेप। क्या कहेंगे? चेंज ऑफ शेप और साइज। डिफॉर्मेशन। हाँ हाँ, लिखो पहला एरर, चेंज ऑफ। लेकिन यहां पे एग्जामिनर आपको ट्रिक करेगा, कैसे करेगा मैं बताता हूं। चेंज ऑफ शेप और साइज, अगर मीटर रूल छोटा बड़ा हो जाए तो उसकी रीडिंग खराब नहीं हो जाएगी, इनएक्यूरेट हो जाएगी ना। चेंज ऑफ शेप और साइज ऑफ अ मीटर रूल, और ये क्यों होगा? ड्यू टू बेंडिंग, एक्सपेंशन, ड्यू टू बेंडिंग, एक्सपेंशन और contraction या श्रिंकिंग ऑफ द वुड। लेकिन एग्जामिनर यहां पे आपको ट्रिक करेगा, वो कैसे करेगा मैं बताता हूं। ये वाला जो पार्ट है ना, पहला पॉइंट, वो आपसे कहेगा मीटर रूल छोटा हो गया, बड़ा हो गया, आप बताओ क्या। एक काम करो, 2 कॉलम बना लो, इसको लिखो फॉल्ट, और राइट साइड पे लिखो, नहीं इसमें एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा जो मैं अभी पूछ रहा हूं, फॉल्ट और कंपैरिजन ऑफ रीडिंग विद ओरिजिनल लेंथ। यानी कि इस फॉल्ट के साथ फर्ज करें बेंड कर गया, तो अब वो रीडिंग बड़ी देगा या छोटी देगा? जो वो आपको लेंथ बताएगा वो असल लेंथ से बड़ी होगी या छोटी होगी? समझ आ गई बात? ये आपने बताना होगा। कंपैरिजन ऑफ रीडिंग विद द ओरिजिनल लेंथ। अच्छा, मैं इसका आपको एक इजी वे बताता हूं। आपने उल्टा सोचना है। उल्टा सोचने का मतलब, अगर मीटर रूल के डिवीजन छोटे हो गए तो जो आपको रीडिंग बताएगा वो असल रीडिंग से बड़ी होगी। अगर मीटर रूल के, मैं थोड़ा स्लो बताता हूं, अगर मीटर रूल के डिवीजन श्रिंक कर गए तो जो लेंथ वो आपको बताएगा वो एक्चुअल वैल्यू से बिगर होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मीटर रूल श्रिंक कर गया और वो आपको लेंथ बता रहा है 10 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ एक्चुअल वैल्यू से बिगर होगी। मे बी द एक्चुअल लेंथ वाज 7 सेंटीमीटर और समथिंग। इसकी मैं रीजन आपको बता देता हूं, टेबल बाद में फिल करेंगे, अभी आपने लिखना नहीं है, जरा देख लें। फर्ज करें पहले दिन पे जब आपने मीटर रूल बनाया था वो ऐसे था। कैसे था? ऐसे। और उसके जो डिवीजन्स थे, ये था जी उस पे 0, ये 1, आपने कॉन्सेप्ट समझना है, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब ये श्रिंक कर गया। श्रिंक करने के बाद छोटा हो जाएगा ना, तो इसके डिवीजन छोटे हो जाएंगे या बड़े हो जाएंगे जब ये श्रिंक करेगा? छोड़। जब ये श्रिंक करेगा तो डिवीजन भी छोटे हो जाएंगे। अब क्या होगा? 0 यहां पे आ गया, 1, 2, 3, 4। जब ये श्रिंक करेगा तो डिवीजन क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। अब आप ये बताओ, अगर कोई चीज थी और उसकी लेंथ थी 1 सेंटीमीटर, या फर्ज करें 2 सेंटीमीटर, या फर्ज करें इतनी बड़ी चीज थी, मुझे बताएं इस चीज की जो ओरिजिनल लेंथ है वो तकरीबन कितना बन रही है? नीचे वाला मीटर रूल है करेक्ट और ऊपर वाला है फॉल्टी। दिस इज अ करेक्ट वन, और ऊपर वाला क्या है? जो श्रिंक कर गया।
अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर मीटर रूल श्रिंक कर गया, डिवीजन छोटे हो गए, तो ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है इसकी ओरिजिनल लेंथ कितना है? ओरिजिनल लेंथ देख के बताओ। ओरिजिनल लेंथ मिलेगी नीचे वाले मीटर रूल से, कितना बन रही है? तकरीबन द ओरिजिनल लेंथ इज, जो मुझे समझ आ रही है, इट्स 2.5। देखो आप जरा, मुझे लग रहा है कि ओरिजिनल लेंथ शुड बी, बेटा एक एस्टिमेट बता दो ना, आपको क्या लग रहा है तकरीबन कितना होगी? मुझे ऐसे लग रहा है कि इट्स 2.5। 2.5। अच्छा, आप मुझे बताओ जब मीटर रूल श्रिंक कर गया वो कितना बता रहा है? वो तो 4 बता रहे हैं। क्या ख्याल है? अब बात को समझो। अगर मीटर रूल श्रिंक करेगा, उसके डिवीजन छोटे होंगे तो रीडिंग बड़ी बताएगा। तो उल्टा सोचना है, डिवीजन छोटे होंगे रीडिंग बड़ी, डिवीजन बड़े होंगे रीडिंग छोटी, तो उल्टा सोचो। क्लियर ये बात? अगर मीटर रूल में फॉल्ट आ गया और उसके डिवीजन छोटे हो गए, तो जो आपको लेंथ वो बताएगा वो ओरिजिनल लेंथ से बिगर होगी। बात क्लियर? नीचे वाला जो मीटर रूल था वो करेक्ट था, ऊपर वाला मीटर रूल क्या था? फॉल्टी था। अब मैं आपसे टेबल फिल करवाता हूं। पहला फॉल्ट लिखो, नंबर 1। पहला फॉल्ट है जी आपके पास, अ मीटर रूल, अ मीटर रूल इज बेंट। कॉमन सेंस यूज करो। अगर एक मीटर रूल बेंट है, आप उससे रीडिंग ले लेते हैं, तो आपको जो लेंथ मिलेगी वो एक्चुअल लेंथ से बिगर होगी या स्मॉलर होगी? फिगर हो। एक काम करो, Bigger. ड्राइंग बनाओ या विजुअलाइज कर लो, फिगर। या ड्राइंग बना लो या विजुअलाइज कर लो। बेटा बिगर होगी, बिगर होगी। जब बेंड कर जाएगा तो आपको क्या बताएगा? बिगर बताएगा। अगर आपने समझना है तो नीचे ड्राइंग, दिमाग में भी ड्राइंग बना सकते हैं या पेज पे भी बना सकते हैं। एक सही वाला, एक बेंट वाला। जो सही वाला मीटर रूल होगा वो ऐसे होगा, बिल्कुल स्ट्रेट, और जो बेंड कर जाएगा वो होगा ऐसे। ठीक है? अब जब इन दोनों से फर्ज करें हम लेंथ रीड करते हैं, तो अब फर्ज करें ये ऑब्जेक्ट है, तो इस पे तो हमें इतनी लेंथ मिलेगी, लेकिन जो बैंड वाला है वो तो ये सारा बताएगा ना, सो इट विल बी बिगर। आ गई समझ? बैंड वाला मीटर रूल हमें जो लेंथ बताएगा वो असल लेंथ से क्या होगी? ग्रेटर होगी। तो यहां पे लिखो, रीडिंग विल बी, अगर एक मीटर रूल बेंड कर गया तो रीडिंग विल बी बिगर देन, या लॉन्गर लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा, रीडिंग विल बी लॉन्गर देन द ओरिजिनल लेंथ। सो दिस इज द फर्स्ट फॉल्ट। ये आपसे कहां पे पूछेंगे? ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, एटीपी में पूछ सकते हैं, पेपर 2 में भी पूछ सकते हैं, थ्योरी में भी पूछ सकते हैं। डन हो गया? नंबर 2, एक्सपेंशन ऑफ अ मीटर रूल टुक प्लेस। आपने खुद लिखना है। एक्सपेंशन, डिवीजन बड़े हो गए, वुड एक्सपेंड कर गई, बड़े बड़े एक्सपेंड कर गया। एक्सपेंशन ऑफ, आइमा बेटा मैं भेज दूंगा। एक्सपेंशन ऑफ अ मीटर रूल एक्सीडेंटली टुक प्लेस। ऑब्वियसली हम उसको खुद तो एक्सपेंड नहीं करवाएंगे ना। एक्सपेंशन ऑफ अ मीटर रूल टुक प्लेस एक्सीडेंटली, इसको फिल कर दो जल्दी से। नंबर 3, श्रिंकिंग, श्रिंकिंग ऑफ अ मीटर रूल। हाँ जी बेटा फिल करो, शाबाश। श्रिंक कर गया। बेटा जरा अगर आप बताएं, अगर एक्सपेंड कर गया मीटर रूल, तो रीडिंग जो है वो बड़ी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी? एक्सपेंड कर गया, उल्टा सोचो, उल्टा सोचो। डिवीजन बड़े हो गए तो रीडिंग छोटी हो जाएगी। क्लियर ये बात? तो उल्टा सोचना है। तो एक्सपेंशन का मतलब है डिवीजन बड़े हो गए, तो रीडिंग विल बी, क्या ख्याल है बेटा? रीडिंग विल बी, मलिक, रीडिंग विल बी शॉर्टर देन द ओरिजिनल लेंथ। और अगर डिवीजन छोटे हो गए, श्रिंक कर गया, फिर क्या होगी? रीडिंग विल बी, हाँ, यहां से आगे कल कंटिन्यू करेंगे। Thank रीडिंग, you, sir. Sir. टॉपिक खत्म करके पास पेपर साथ ही करेंगे, ठीक है? क्योंकि पास पेपर करेंगे तो ही चीज है। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज बेटा। Sir, ठीक है, वो मैं आज अपडेट कर दूंगा, वो करेंगे करेंगे, मैं अपडेट कर दूंगा बेटा। Assalamualaikum, sir. हमारी पुरानी क्लास के बच्चे हैं, उनको जरा बुला दो। आप दोनों मेरी बात सुनो,
नहीं नहीं, तुम हाँ बताओ। हरिदास है। वो जो कंटिन्यू कर रहे थे, तुम चिल करो, तुम चिल करो, तुम चिल करो, अरे पिछले हफ्ते क्लास को तुम चिल करो। अच्छा, हाँ हाँ, तुम लोग चिल करो। मुझे ये बताओ, तुम लोग जो है पूरे दिन में Sir,